जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन सी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूं आपके चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। ठीक, जैसे कि आपकी क्लास 12th की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक शास्त्र, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर था। अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आते ही, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे बायोपोलैरिटी। व्हाट इज़ द मीन बाय बायोपोलैरिटी, उसको समझ रहे थे कि द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है ना। उससे पहले हमें एक चीज़ और समझनी थी, शीत युद्ध क्या था, उसको समझेंगे हम। ठीक है, शीत युद्ध के कितने दायरे थे, क्या परिणाम निकले, वो समझते हैं हम। ठीक है, समझेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो के अंदर दे दिया था। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा चलेंगे मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ा, उसको समझेंगे। ठीक है, पहला तो, और कोई बात नहीं, रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, और ये क्लास आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है, तो टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है किसी भी तरीके की। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, और नोट्स आपको एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, और एंड में आपके लिए होगा मैसेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है, पता ही होगा, सीबीएसई बोर्ड का और यूपी बोर्ड का भी सिलेबस दोनों सेम ही है लगभग, है ना। यहाँ पे 80 मार्क्स है सीबीएसई बोर्ड में, और यूपी बोर्ड में 100 मार्क्स का। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, 20 मार्क्स जो इंटरनल्स होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, आपके असाइनमेंट्स के होते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए हम पढ़ रहे थे सोवियत संघ का विघटन हुआ, एक ध्रुवीय विश्व, मध्य एशिया संकट, अफगानिस्तान खाड़ी, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण, सीआईएस और 21वीं सदी, अरब स्प्रिंग। चैप्टर 1 में हम इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इतना कुछ पढ़ेंगे हम। सामने है, ये हिंदी का हो गया आपका, और ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा, पढ़ेंगे हम। इंग्लिश में क्या है वो भी समझ लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत संघ, और इंटीग्रेशन सोवियत यूनियन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, पोलर वर्ल्ड, मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, सीआईएस एंड द 21st सेंचुरी, अरब स्प्रिंग। ठीक है, ये आपका है, पढ़िए आराम से पढ़ते चलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब क्या है। बर्लिन की दीवार अगर आपने नहीं देखी तो पता होना चाहिए बर्लिन कहाँ है, उसको भी पता होना चाहिए आपका। देखते हैं एक बार, बर्लिन देख के आते हैं बर्लिन कहाँ है। ठीक है, चलते हैं बर्लिन के पास। मुझे एक बार अपना मैप खोलने दीजिए। आई थिंक बर्लिन की दीवार, मैंने इसको ऐड नहीं करा, एक बार करनी दीजिए। 2 सेकंड, मुझे एक चीज़ ऐड करनी थी। सीन 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 चलो अभी करता हूँ, 2 सेकंड रुके। ठीक है, हाँ। इसको थोड़ा सा बल्ट कर देगा। ये हो गया आपका। सामने देखते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा और भी ऐड कर लेते हैं, वर्ल्ड मैप को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप को भी आपका ऐड ही कर लेते हैं। ये अब क्या हो गया, वर्ल्ड मैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और कर लेते हैं, क्लासेस। 2 सेकंड हो जाइए। कहाँ गया आपका, कहाँ गया। 2 सेकंड रुकिए, और इसको सब हो तो गया लगभग। इसको कर लेते हैं, ये नहीं, बस काफ़ी है, काफ़ी है। यस यस यस, ठीक है। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बर्लिन का एरा। अब देखो 1961 में क्या होता है कि जो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। बर्लिन की दीवार क्यों खड़ी की गई थी आपको पता ही था, पिछली क्लास में बताया, दोबारा बता देता हूँ कि जब शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा युद्ध जिसमें क्या होता है, दो महाशक्तियाँ, चाहे मैं बात करूँ सोवियत संघ की, चाहे मैं बात करूँ आपकी अमेरिका की, दो महाशक्तियाँ थी। कौन कौन सी महाशक्तियाँ थी, 2 महाशक्तियाँ थी। ठीक है ना। जब द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो संपूर्ण जो विश्व था धराशायी हो चुका था। पूरा का पूरा विश्व धराशायी हो चुका था। आपको पता था ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे।
मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे शामिल थे वो सब बताइएगा। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश थे उसको समझिएगा, उसको बताइएगा मुझे। जो मित्र राष्ट्र था उसमें आपका यूएसए भी था और सोवियत संघ भी था। तो क्या हुआ, जापान पूर्ण तरीके से हार चुका था, धराशायी हो चुका था, ठीक है। उस जर्मनी हार चुका था, ठीक है। तो जर्मनी जब हारा तो क्या हुआ, जो पूरा का पूरा यूरोप था धीरे धीरे क्या कर दो विचारधाराएं थी वहाँ पे पूरे के पूरे विश्व में। एक थी विकास की अवधारणाएं बोल सकते हैं उसको, वो थी आपकी एक साम्यवादी विचारधारा, एक थी आपकी पूंजीवादी विचारधारा, द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड दी अदर इज कैपिटलिज्म्स, ठीक है। तो व्हाट इज द मीन बाय कैपिटलिज्म, द कैपिटलिज्म को समझते हैं, कैपिटलिज्म का मतलब क्या था वो समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कैपिटलिज्म क्या होता है कि क्या और कैसे और किसके लिए, मतलब कि प्रोडक्शन करना है, ये कौन डिसाइड करता है, आपकी बाजार की शक्तियाँ, मांग और पूर्ति। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है ना। मांग और पूर्ति की शक्तियाँ जो होती है वो निर्धारित करती है किसी क्या कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। अगर मैं वही बात करूं कि साम्यवादी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था बोल लीजिए, विकासवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो बाजार शक्तियाँ नहीं होती यहाँ पे, क्या और कैसे किसके लिए उत्पादन करना है, यहाँ पर निर्धारण कीमत का किस चीज़ कौन निर्धारण करता है, या फिर क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, वो कौन निर्धारित करता है, वो करता है आपका सरकार। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कुछ नहीं समझना। कहने का मतलब ये है कि पूरे बाजार पर, अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करूँ, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा को मानते थे वो लोग, क्या वहाँ पे क्या होता था, सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है, हस्तक्षेप कम होता है, ठीक है ना, मिनिमम इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ जैसे कि कम्युनिज्म, इस अंदर क्या होता है, जब सरकार का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और समझ आ गया आपको, सरकार क्या कहती है, जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी होती है, पूरा का पूरा देश होता है वो सरकार के पास होता है, सरकार की ओनरशिप, ना कि एक इंडिविजुअल की, मतलब एक व्यक्ति विशेष की नहीं अधिकार होता है। अगर मैं बात करूँ भारत में बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, है ना, लेकिन अगर आप चाइना जाओगे तो वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत कम मिलेंगी, ठीक है, ना के बराबर मिलेगी, ठीक है ना। अब अधिकार किसका होता है उस पर, सरकार का। आप उसके ओनर नहीं होंगे, सर कौन होगा, सरकार। आप सिर्फ रह रहे हो और काम करोगे, समझ आ गया, ये था और कुछ नहीं था। तो दोनों विचारधाराएं थी, जो सोवियत संघ था उसकी विचारधारा क्या थी, समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा, और हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन थी, यूएसए, ठीक है ना। अब पूरा का पूरा जो विश्व था दो भागों में बट गया। कैसे बट गया, धीरे धीरे क्या करते हैं, क्या हुआ, कुछ जो लोग, अगर देखा जाए, जो लोग अमेरिका के समर्थक में थे, 2 सेकंड हो जाए, मैं अपने पेन चेंज कर दीजिए, हाँ ठीक है, ये हो गया आपको अमेरिका, और ये क्या हो गया, यूरोप, ये आपका यूरोप हो गया, ठीक है, ये आपका यूरोप हो गया, ठीक है, ठीक है, ये अमेरिका प्लस में ये पूर्वी यूरोप, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका रशिया प्लस में पश्चिमी यूरोप, थोड़ा मैप थोड़ा छोटा गड़बड़ा लग गया, इसकी समझ लीजिए, ठीक है। अब जो ये जो था आपका कौन सा, अमेरिका, और उसके जो अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोप था वो किसके पक्ष में था, पूंजीवादी, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पूंजीवादी, क्या बोलते हैं हम, पूंजीवादी, जिसको आप बोलते कैपिटलिज्म। और यहाँ पे क्या फॉलो होता था, यहाँ पर फॉलो होता था, क्या कहते हैं आपका मार्क्सिस्ट व्यू, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। यहाँ पर किसका नियंत्रण होता था, सरकार पर नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण हुआ करता था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्या पूरा का पूरा विश्व क्या हुआ, दो विचारधाराओं में बट गया। एक था पूंजीवादी विचारधारा, मतलब जो आपके अमेरिका के पक्ष में थे, और दूसरी विचारधारा थी आपकी रशिया के पक्ष में, जिसको बोलते हैं हम समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है वो समझेंगे। शीत युद्ध का अर्थ होता है कि ऐसी लड़ाई जो प्रत्यक्ष ना हो, अप्रत्यक्ष हो। जो तो दो महाशक्तियां थी, पहली कौन सी है, अगर मैं बात करूं किसकी, अमेरिका की, और दूसरी बात करूं रशिया, ये आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे डायरेक्टली, ये आपस में नहीं लड़ेंगे डायरेक्टली। अब ये क्या करेंगे, अपने जो दोस्त राष्ट्र होंगे, फ्रेंडली अलाइज होंगे, उनको भिड़वाएंगे। जैसे कि अभी क्या हो रहा था आपको देखा होगा, अब जो यूक्रेन था, यहाँ पे जो यूक्रेन है, यूक्रेन किसके पास है, रशिया के, ठीक है, रशिया के पास है, ठीक है। अगर यूक्रेन क्या करे, अमेरिका के संपर्क में था,
ठीक है ना। अगर अमेरिका के संपर्क में रहेगा तो यहाँ पे कौन सी विचारधारा रहेगी, मान के समझिए, अब इस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो कौन सी एग्जाम आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे कैपिटलिज्म, ठीक है ना। और इसके लिए खतरा हो जाएगा, क्यों खतरा हो जाएगा, अगर मान के चलिए यहाँ के लोग किसी और आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, इस पर प्रभाव डोमिनेंस करने की कोशिश करेंगे बार बार, है ना, है ना, हो गया नहीं होगा। और जैसे ही अगर यहाँ पर आएगा अमेरिका यूक्रेन के अंदर, अगर यूक्रेन तो अमेरिका यूक्रेन को सहायता भी देगा, चाहे सैन्य सहायता हो, और यहाँ पर अपनी सेना भी तैनात कर सकता था, जिससे क्या हो, जो मास्को है, मास्को ये रहा, मास्को से बहुत कम दूरी रह जाएगी, जिसका मुख्यालय है किसका, रशिया का, राजधानी मास्को से। तो रशिया के लिए खतरा था, तो रशिया ने क्या छेड़ा, 1922 में जंग छेड़ दी। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। रशिया बोल लीजिए, सोवियत संघ बोल लीजिए, जब 1991 में इसका विखंडन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो क्या हुआ, रशिया इसका रिप्रेजेंटेटिव बड़ा। जब पूरी क्लास स्लाइड चलेगी तो अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लासेस समझ आ रही होगी, ठीक है। हाँ, समझ आ गया इतना आपको। तो पूरा का पूरा जो विश्व था 2 भागों में बट गया था। पहला कौन सा था, आपका रशिया के पक्ष में, और दूसरा था अमेरिका के पक्ष में। अमेरिका के पक्ष में पूंजीवादी, और रशिया के पक्ष में क्या था, आपका समाजवादी, साम्यवादी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मार्क्सिस्ट व्यू, और दूसरा वो था आपका कैपिटलिज्म, ठीक है। समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हाँ, 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड रुकिए, मैं देख रहा हूँ कुछ रिकॉर्डिंग, ठीक है, 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 रिकॉर्डिंग हो रही थी, चेक कर रहा हूँ। हाँ, तो हम जा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। शीत युद्ध के प्रत्येक रूप में क्या हुआ, 1991 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। अब बर्लिन की दीवार को भी समझ लेते हैं, वो क्या थी, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। बर्लिन की दीवार को एक बार समझ लेते हैं, बर्लिन की दीवार कौन सी थी, यहाँ जाइए बर्लिन की दीवार के पास, ये रहा आपका मैप, कहाँ गया बर्लिन की दीवार का मैप, आई थिंक ये रहा, हाँ। तो 1991 में किसका निर्माण हुआ, बर्लिन की दीवार का। बर्लिन किसका निर्माण हुआ, बर्लिन की दीवार किस तरीके से खड़ी कर गई, जो इस तरफ थे ये किसके पक्ष में थे, आपके पक्ष में थे, अमेरिका के। और ये इस यहाँ के वाले लोग किसके पक्ष में थे, यहाँ वाले जो लोग थे वो किसके पक्ष में थे, आपके सोवियत संघ के। समझ आ गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ था, आपको पता होता, क्राइसिस आया, ठीक है। क्या क्राइसिस आया उसको समझ लेंगे। 1991 में इसको गिरा दिया गया। अब ये लोग क्या करते चाहते थे, ये भी लोग क्या चाहते थे, जो सोवियत प्रणाली थी, जो सोवियत संघ से परेशान हो गए थे। क्यों परेशान हो गए थे, सोवियत संघ टूटने वाला था। क्यों टूटने वाला था उसको भी समझेंगे, ठीक है, आप आगे देखेंगे। टूटने वाला था, वो कमजोर हो चुका था। ये लोग जानते थे कि उसके साथ रहे तो हम भी लुढ़क जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या करा, इस दीवार को तोड़ा और बोला कि हम क्या करेंगे। अमेरिका, उस टाइम अमेरिका बहुत तरक्की कर रहा था, चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो, सैन्य क्षेत्र में हो, पैसे के रूप में हो। जो पूर्वी यूरोप को क्या कहते हैं, बहुत सारा पैसा देता था उधार, ऋण पर दिया करता था, लोन दिया था मिनिमम अमाउंट पर। और ये इन लोगों के पास पैसा नहीं था अपने विकास करने के लिए, समझ पा रहे हो। तो इनको ये जो इनको लोन दे सकता था यूएसएसआर, वो उनकी हालत क्या थी, बिल्कुल खस्ता थी, ठीक है ना, बिल्कुल क्यों, वो भी समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझने आ गया होगा आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, 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 ठीक ठीक है। शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में 1961 में बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। अब समझते सोवियत संघ का जन्म, व्यवस्था प्रणाली कैसे हुआ। अब सोवियत संघ था क्या, 1917 में क्या होता, रूसी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ का अस्तित्व में है। मतलब कि आपको पता होगा, इससे पहले 1917 से पहले किसका शासन था रूस के अंदर, जार का राजा हुआ करता था। और क्या हुआ,
लोग परेशान होकर क्या कर रहे हैं, जार को मार दिया या उसको हटा दिया वहां से। और किसका शासन आया वहां पे, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति मतलब बोल्शेविक क्या था, एक दल था कहाँ पे, आपका रशिया के अंदर, जिसने इस क्रांति को किया, किसके नेतृत्व में, लेनिन के, ठीक है ना, लेनिन के नेतृत्व। जो लेनिन था उसकी विचारधारा क्या थी, मार्क्स, समाजवादी बोल लीजिए, अब साम्यवादी बोल, समाजवादी बोल लीजिएगा, ठीक है। अब साम्यवादी विचारधारा का अर्थ क्या होता है, दोनों में अंतर है बहुत बड़ा, अभी इसको समझने की जरूरत है नहीं, अभी तो समझिए दोनों सेम है, ठीक है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा था, हाँ, कि जो समाजवादी विचार, इसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट व्यू, इसमें क्या होता है कि जो इसको बोलते हैं हम, इसका मेन आइडियोलॉजी क्या क्या होती है कि ऑर्डरलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग रहित सोसाइटी, मतलब कि कोई भी अमीर ना हो, कोई भी गरीब ना हो, एक ऐसा समाज का निर्माण करना है ना, जिसमें क्या हो, ना तो कोई गरीब हो ना ही कोई अमीर हो, ठीक है। और ठीक है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सरकार को नियंत्रण करना, सरकार का नियंत्रण होगा। समझ आ गया, समझ आ गया अच्छी तरीके से। क्यों हो सकता है, जैसे अब भारत के अंदर क्या अमीर लोग भी गरीब लोग भी, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार का नियंत्रण बहुत कम है, ऐसी बात नहीं, नियंत्रण है कुछ जगहों पर जहाँ पे जरूरी है, लेकिन सोवियत संघ में ऐसा नहीं था, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति को सोवियत संघ का गठन हुआ, ठीक है, जब जब टूटा तो 15 राज्यों में टूट जाता है, ठीक है। सोवियत संघ के समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजनाएं, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। अब सोवियत संघ में सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है, एक ऐसा समाज का निर्माण करना था जो क्या, केंद्रीकृत योजना, मतलब कि जो जितनी भी योजनाएं बनाई जाती थी समाज के लिए, वो कौन बनाता था, केंद्र सरकार। और वहां पर क्या यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और समाजवादी दल, साम्यवादी दल, इसको बोलते कम्युनिस्ट पार्टी की। और जो पूर्व जो सोवियत प्रणाली थी वो किसके द्वारा नियंत्रित होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, समाजवादी साम्यवादी दल द्वारा, ठीक है। और वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था, एकल दलीय प्रणाली, मतलब कि चुनाव में कोई दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती थी, ठीक है ना। कौन खड़ी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, अनुमति नहीं थी अन्य पार्टियों का चुनाव में खड़ी होने का, ठीक, समझ आ गया। चाहे परिणाम कैसा भी रहा हो, सरकार किसकी बननी थी, आपकी साम्यवादी दल की, ठीक है। अभी यहाँ पे विशेषताएं दे रखी है, उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। एक बार इंग्लिश को देख लेते हैं, हमारा इंग्लिश पीडीएफ क्या है। With the breaking of Berlin Wall on 9th November 1989, the world of the Cold War was inevitable. On 25th December 1991, Soviet Union was officially disintegrated, heralding the end of the Cold War. आपको बता दिया कि क्या हुआ था, जैसे 1991 सोवियत संघ का विखंडन हुआ, तो जो कोल्ड वार था, जो दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, झड़प चल रही थी, है ना, प्रतिस्पर्धा चल रही थी सैन्य क्षेत्र में, वो सारी की सारी क्या हुई, वो सारी की सारी खत्म हो गई। जैसे कि कहा जाता है, एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अगर एक तलवार टूट जाए तो दूसरी तलवार ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, समझ आ गया, आप उभरेगी। द बर्थ ऑफ सोवियत यूनियन, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक came into the being after the socialist revolution in Russia in 1917. The revolution was inspired by the ideals of socialism as the opposed to the capitalism and the need to be egalitarian society and classless society। आपको बता दिया आपको मैंने क्या होता है कि जो मार्क्सिस्ट भी होता है, जो क्या होता है, सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब कि बोला जाता है, उसमें क्या होता है कि सोशलिज्म में क्या होता है, या बोले मार्क्सिज्म के अंदर बोले कि क्या हो, ऑर्डरलेस सोसाइटी। सबने आ दिया। व्लादिमीर लेनिन वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। जो व्लादिमीर लेनिन था उसने किसकी स्थापना की थी सोवियत संघ के अंदर, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की द लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। और इसने ही रूसी क्रांति को अंजाम दिया था। जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था किसके खिलाफ, जार के खिलाफ, किसके खिलाफ, जो वहाँ का राजा था, उसको हटाने के लिए किसने लीडरशिप किया था, व्लादिमीर लेनिन ने। समझ आ गया। ही वाज द फाउंडर हेड ऑफ यूएसएसआर एंड द प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म। उसने क्या था, उसने यूएसएसआर की नींव रखी, 15 राज्यों से मिलकर जो यूएसएसआर बना था उसकी नींव रखी थी, ठीक है ना। ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ कम्युनिस्ट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज भी उसकी मृत्यु कितने साल हो चुके हैं, आज भी क्या है, जो मार्क्सिज्म, जो जितने भी कम्युनिस्ट व्यू हैं आपके, साम्यवादी समाजवादी या साम्यवाद विचारधारा के समर्थक है, वो आज भी लेनिन की पूजा करते हैं। समझ आ गया। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर द सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर।
मैंने आपको पहले ही बताया था, जब द्वितीय विश्व खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो दो सत्या उभरी, ठीक है ना। जन्म हुआ किसका, जन्म तो नहीं हुआ था क्योंकि सबको पता चल चुका था ये हारी नहीं थी वर्ल्ड वॉर में, इसलिए इनका ज्यादा और बड़े थे भी थे इनके पास परमाणु हथियार की भी होड़ भी चलना शुरू हो जाती है आगे जाके, तो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में हो जाती है। चाहे मैं बात करूँ सोवियत यूनियन की, चाहे मैं बात करूँ यूएसए की, दो पक्ष थे, समझ आ गया। द सोवियत सिस्टम, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं अपने यहाँ पे, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित था। अब सोवियत प्रणाली क्या थी, जिसको हम बोलते हैं साम्यवादी प्रणाली बोल सकते हैं। सोवियत प्रणाली क्या था, इसमें क्या था, आप पूंजीवादी व्यवस्था, मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या था, सरकार का नियंत्रण बिल्कुल कम था, देश के अंदर हस्तक्षेप नहीं था, क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन करना था उस पर किसी का भी वो बाजार की शक्तियां लेती थी। प्राइस का डिटरमेंट, कीमत, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता था, बाजार की शक्तियां, सरकार नहीं करा करती थी। लेकिन साम्यवादी सोवियत प्रणाली की में क्या होता था कि किसी भी वस्तु की कीमत, चाहे मैं दाल चावल किसी की बात कर लूँ, उसका निर्धारण कौन करता था, ये देखो ये चीज इतने में बिकनी चाहिए तो इतने में बिकनी चाहिए, सरकार ने तय कर दिया, समझ आ गया। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अब आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत की प्रणाली कौन सी है, भारत की जो प्रणाली है, जो अर्थव्यवस्था की प्रणाली है बोल लीजिए, वो कौन सी है, मुझे बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आ गया। और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित था। समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित का मतलब समझते हो, यहाँ पे कैसी किसकी बात कर रही है, ऑर्डरलेस सोसाइटी, मतलब कि वर्ग विहीन समाज। ये इसकी स्थापना कब हो सकती है, इसकी स्थापना तब हो सकती है जब क्या हो, जब अमीर और गरीब ना हो, सारे के सारे लोग एक समान हो। और कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब सरकार का नियंत्रण हो देश पर। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब कि ये सरकार क्या करती थी, हर 5-10 साल के लिए प्लान बनाया करती थी कि हमें ये काम करने, ठीक है। नियोजित मतलब कि जितने भी कार्य क्या कहते हैं काम थे वो कौन करा करती थी, सरकार। और नियोजन जिसको बोलते हैं प्लानिंग। भारत ने भी कहाँ से प्लानिंग कमीशन का गठन किया था, उसको देखकर, वो कहाँ से देखकर किया था, आपका रशिया यूएसएसआर है, क्योंकि जो नेहरू का जो आइडियोलॉजी थी, वो जो विचारधारा थी, वो बहुत ज्यादा समाजवाद से प्रेरित थी। समझ में आ गया, इसमें क्या था, नियोजित अर्थव्यवस्था, समझ में आ गया। समाजवाद का मतलब होता है समाज का कल्याण, इतना समझ लीजिए, ठीक है। जिसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें क्या हो, ना हो तो अमीर हो ना गरीब हो, सब समान हो, समझ में आ गया। और ये कब हो सकता है, जब सरकार लोगों के लिए काम करे, समझ में आ गया। ये था कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे क्या था, सिर्फ एक ही सरकार थी, चाहे चुनाव में कैसा परिणाम रहे, किसकी सरकार बनती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को सुनिश्चित थी, मतलब कि न्यूनतम, मतलब चाहे हेल्थ की बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ आपका एजुकेशन की बात करूँ, ये सबको प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है, एट दी सब्सिडीज पे, मतलब बहुत बहुत उसका बेरोजगारी ना होना। अब देखो सरकार क्या करती थी, लोगों को रोजगार भी प्रदान करती थी। अगर समाज का कल्याण करना तो रोजगार देना भी बहुत जरूरी था। सरकार इसलिए क्या करती थी, लोगों को रोजगार भी दिया करती। उन्नत संचार प्रणाली का मतलब ये, जो इसकी संचार प्रणाली थी, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था इसका, बहुत ही अच्छा था। मिलकर के प्रमुख राज्य का स्वामित्व, मतलब कहने का मतलब है ये किसी भी, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर थी नहीं। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके नाम उसके नाम, अब ऐसा नहीं था। अब इस पूरे का पूरे जो देश था किसके नाम पे था, जमीनें देश की, सरकार की, समझ आ गया। आप सिर्फ वहां पे रह रहे हो और काम कर रहे हो। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। अब उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो भी उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं आपको बताऊंगा, मैं बताता हूँ, चाहिए। उत्पादन के आपके 4 साधन होते हैं। अगर मैं बात करूं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। क्या बोला मैंने, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। भूमि, श्रम और पूंजी और उद्यमिता, मतलब कि उत्पादन के साधनों का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी चीज का उत्पादन करना है, चीज उद्योग खोलना है, उद्योग धंधे खोलने हैं, काम करना है, तो आपको इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला क्या था, भूमि, एक जमीन जहाँ पे आपको काम खोलना है। श्रम, लोगों को काम करने के लिए लोग चाहिए। श्रम पूंजी,
पूंजी मतलब कि पैसा चाहिए लगाने के लिए, उद्यमिता मतलब कि उस काम को संभालने के लिए चाहिए। ठीक है ना। अब इन चारों पर नियंत्रण किसका था? राज्य का नियंत्रण था। समझ में आ गया। भूमि पर सरकार का नियंत्रण, श्रम पर मतलब कि कौन मतलब कि कैसा काम करेगा वो सरकार का। पूंजी, सारा का सारा पैसा सरकार लाया करती थी, और उद्यमिता उसको कंट्रोल भी कौन करता था? सरकार करती थी। समझ में आ गया इतना आपको? दोबारा समझाऊं? शायद आपको समझ में आ गया, दोबारा बोल देता हूँ। किसी उत्पादन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में फैक्टर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आ गया इतना? आप समझते हैं इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में। द सोवियत सिस्टम गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। मतलब कि सोवियत सिस्टम में किसको प्रायोरिटी दी जाती थी? स्टेट को मतलब कि गवर्नमेंट को, और इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी को। द पॉलिटिक्स सिस्टम कंसेंट्रेड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। जो पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी सिस्टम था, और किसकी चलती थी यहाँ पे? कम्युनिस्ट पार्टी की। नो अदर पॉलिटिकल एंड अपोजिशन पार्टी वाज अलाउड। और कोई दूसरी पॉलिटिकल और अपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं थी। समझ आ गया? द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय स्टेट। मतलब कि जो इकोनॉमी थी वो क्या थी? प्लान थी। ठीक है ना। और किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? स्टेट द्वारा। द सोवियत इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। मतलब यूएस को छोड़ दिया जाए, देश के जितने भी देश से उनकी अगर इकोनॉमी की बात करूं, अर्थव्यवस्था की बात करूं, उनसे ज्यादा विकसित थी कौन? सोवियत प्रणाली, सोवियत इकोनॉमी। समझ आ गया? यूएस, रशिया की बात कर रहा हूं मैं जो आगे। ठीक है। उस टाइम का, तब का सोवियत संघ और आज का रशिया। इट हैड अ मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क। ठीक है ना। हैविंग एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील मशीनरी प्रोडक्शन एंड अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट रिमोटलेस एरिया विथ एफिशिएंसी। अब देखो, जो रशिया है वहाँ पे बहुत सारे क्रूड ऑयल भी है, आपको देखा हो वहाँ पे बहुत सारा क्या कहते हैं गैस रिसोर्सेज भी है, गोल्ड माइंस भी हैं वहाँ पे, और आपके डायमंड की माइंस भी हैं वहाँ पे। ठीक है। सारा का सारा स्टील मशीनरी भी, स्टील का प्रोडक्शन बहुत होता है, बहुत स्टील की बड़ी बड़ी खाने भी वहाँ पर है। अब इन चीज़ को संभालने के लिए आपको भी सही बात है कि नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए सरकार ने बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा रखा था। समझ आ गया? इट डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड का मतलब ये होता है कि जो डोमेस्टिक वेल डेवलप्ड का मतलब ये है यहाँ पे कि जो बहुत अच्छे जो यहाँ पे जो घरेलू उद्योग थे बहुत अच्छे विकसित थे। समझ आ गया? हर चीज का उत्पादन होता है, पिन से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज का उत्पादन होता था यहाँ पे, सबमरीन तक का उत्पादन होता था। समझ आ गया? द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन। मतलब कहने का मतलब ये था सबको जो आवश्यक चीजें हैं वो मिलती थी। चाहे मैं बात करूँ हेल्थ केयर हो गया, चाहे मैं बात करूँ एजुकेशन की। ठीक है। समझ आ गया? खाना हो गया आपका। ठीक है, ये मिलती थी। द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर स्कीम्स। सर क्या क्या करती है? बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम चलाया करती थी, जैसे भारत में चलती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, है ना, आपका विश्वकर्मा योजना चली थी, अभी इसमें चल रही है। ठीक है। बहुत सारी योजना चलती है सरकार लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए। उसी तरीके से सरकार सब्सिडी भी देती है, जैसे कि आपको पता होगा सरकार सब्सिडी देती है किस पे? एग्रीकल्चर गुड्स पे सब्सिडीज देती है, जिसमें क्या होता है यूरिया पे सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज का मतलब ये है कि सरकार अपनी जेब से पैसा खर्च करती है ना। आपको पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा क्या देती है सरकार? आपको राशन देती है, मुफ्त अनाज देती नहीं देती। इसी तरीके से रशिया के अंदर भी क्या होती है? हेल्थ और एजुकेशन पर क्या सब्सिडी मिला करती थी। समझ आ गया? मतलब सरकार पैसा खर्च करा करती थी अपनी जेब से। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। जब सोवियत प्रणाली का गठन हुआ, ठीक है ना, सोवियत सिस्टम का गठन हुआ था, उस टाइम पे क्या था? वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सबको ये रोजगार दिया जाता। स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप लैंड। मतलब कि जो स्टेट था वो ओनर था, जितनी पूरी जमीन थी। ठीक है। एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर्क ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट। समझ आ गया? प्रोडक्टिव एसेट्स समझ आ गया? कहने का मतलब यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अब अगर किसी चीज को प्रोडक्शन करना है तो आपको चार चीजों की जरूरत पड़ती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड के बदले क्या मिलता है हमें? किराया। लेबर के बदले क्या मिलता है आपको? वेजेस। और अगर कोई व्यक्ति अगर मान के अपनी जमीन दी, उसको क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। लेबर के बदले अगर अपना श्रम दिया, लेबर दिया, काम करा, तो उसको क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है, इसको वेजेस बोलते हैं। लेबर। और कैपिटल मतलब कि पैसा लगाया है तो क्या चीज, उसके बदले क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई किसी ने जो संभाल रहा है उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है?
उस काम को संभालने के लिए, उसको मिलता है प्रॉफिट। समझ आ गया? तो 4 मेथड्स होते, 4 प्रोडक्शंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनके बिना किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं हो सकता था। तो इस पर नियंत्रण किसका था? सरकार का। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? सर सोवियत पूर्ण तरीके से, बहुत तरीके से विकसित था, मतलब कि बहुत फल फूल रहा था। लेकिन क्या हुआ, अभी धीरे धीरे करके कोलैप्स होना शुरू हो गया, मतलब कि ये इसका धीरे धीरे नीचे आने लग गया। क्या कारण थे उसको भी समझेंगे। ठीक है, आपको समझने आ रहा होगा अच्छी तरीके से जो मैं बात कहना चाहता हूँ। समझ आ गया? 2 सेकंड रुकिए। cause of collapse of Soviet system. Cause of collapse of Soviet system. ठीक है, उसको समझेंगे उससे पहले थोड़ा यहाँ देख लेते हिंदी में बड़ा। आप देखो, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, उसको समझते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, ये कंसेप्ट क्या है उसको समझ लीजिए। थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए, जो आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसको बहुत यूज होता है। ठीक है, हाँ देखते हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए, 2 मिनट से आपको मैं मैप निकाल लीजिए। ठीक है, कहाँ गया? 2 सेकंड रुकिए, मुझे वर्ल्ड मैप निकालने दीजिए। ये आ गया आपका वर्ल्ड मैप। समझ आ गया? देखो, एक लाइन खींचनी दीजिए मुझे यहाँ से, रुक जाइए, ऐसे करके लाइन खींचनी दीजिए। ये था आपका यूरोप, बढ़ गया, यूरोप बढ़ गया यहाँ से। ठीक है, यूरोप यहाँ से बढ़ गया। ठीक है, देखो यहाँ देख लीजिए, देखो मैं जो सर्कल सर्कल कर रहा हूँ समझिएगा। ये यहाँ से ये हो गया, और ग्रीनलैंड भी मान के चलिए, ये भी हो गया, और ये इनको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं पहली दुनिया। जो क्या कहते हैं, जो विकसित थे, विकसित देश हैं या फिर डेवलप्ड कंट्री है, उनको बोलते हैं पहली दुनिया। ठीक है, अब आपका आता है रेक्टेंगल, व्हाट आर द रेक्टेंगल्स। दूसरी दुनिया किसको बोलते हैं? जो डेवलपिंग थे कंपैरेटिवली। ठीक है, दूसरी दुनिया ये हो गया, ये हो गया आपका पूर्वी यूरोप। समझ आ गया? पूर्वी यूरोप। अब तीसरी दुनिया कौन सी होती है उसको समझिए। ये जो बचा है ये सब, ये क्या है? ये जो आपका है ना, ये भी आपका कौन सा डेवलप में ही आता है वैसे तो। समझ आ गया? तो जो बच गया क्या हो गया आपका का पूरा, ये तुम्हारा का क्या आ गया, ये सारा का सारा ये आ गया आपका तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, समझ आ गया आपको? समझ आ गया। ये कौन सा? एक ये और एक ये, इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं इसको सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, तीसरी दुनिया। आई होप आपको चीज़ समझनी होगी। मैं जो बात कहना चाहता था, कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि पीडीएफ में बताया गया था। समझ आ गया? यहाँ पे हमें समझते हैं। यहाँ पे पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। अब जो पूर्वी यूरोप था वो पूर्वी यूरोप था वो जो किसके समर्थक में था? जो पूर्वी यूरोप था आपके सोवियत यूनियन के पक्ष में था। ठीक है ना? अब उसको किसके तर्ज पर डाला गया? वो डाला गया आपका समाजवादी खेमे के रूप में। जो क्या कहते हैं, कौन सी प्रणाली फॉलो करते थे? समाजवादी प्रणाली। बता दें समाजवादी प्रणाली की विशेषता। ठीक है, सारी की सारी समझ आ गया। जितने भी जो पूर्वी यूरोप के देश थे, सारे के सारे क्या फॉलो करते थे? ये सोवियत प्रणाली। समझ आ गया? अब उन्हीं को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है आपका दूसरी दुनिया। पहली दुनिया अमेरिका के पक्षकार और विकसित थे, दूसरी दुनिया जो सोवियत संघ के पक्षकार थे। अब पूरी की पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ गई थी। समझ आ गया? अब तीसरी दुनिया का जन्म हो रहा है। अब जो नई अवधारणा आई है 1991 के बाद, तीसरी दुनिया, जिसको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। उसमें अफ्रीका आता है, भारत आता है, नेपाल, चाइना, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, आप समझते हैं मिखाइल गोर्बाचेव,
इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, इसने बहुत सारे सुधार किए, उसको समझेंगे। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे उनको भी समझेंगे। समझ आ गया? उससे पहले हम पढ़ते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे गोर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, पेरेनोइका और खुलापन, ग्लासनोस्ट के नाम पर आर्थिक सुधार किए। अब ये क्या था उसको हमने देखा। देखो, मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं 1980 दशक में, क्या कहते हैं, क्या बनते हैं आपके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बनते हैं। अब वो 1980 के दशक तक आते आते क्या होता है, जो क्या कहते हैं सोवियत प्रणाली थी, जो सोवियत संघ था, पिछड़ने लगा था अमेरिका से। जो अमेरिका था वो सोवियत संघ से बहुत दुगनी तेजी से तरक्की कर रहा था। क्यों? वहां पर क्या था, सरकार कम हस्तक्षेप क्या करती थी, लोगों के पास इतना पैसा आ गया था जो अपने अपने पैसा लगा सके और आगे बढ़ सके। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता, वही सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ में क्या हो रहा था, लोग धीरे धीरे करके गरीबी की तरफ जा रहे थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी। और सोवियत संघ बहुत सारे युद्धों में भी लगा हुआ था, जैसे कि अफगानिस्तान में युद्ध, ठीक है ना, अब युद्धों में लगा हुआ था। उससे क्या था, युद्ध तो हो रहे थे, साथ साथ क्या हो रहा था, वो युद्धों को उठाने, खर्च बहाने करने के लिए आपको खर्चा भी करना पड़ता था। समझ में आ रहा है आपको जो मैं बात कहना चाहता हूँ? यही दिक्कत थी। इसी कारण क्या हुआ, सोवियत संघ पे भार बढ़ा। अब धीरे धीरे करके सोवियत संघ था वो, अब क्या कहते हैं, होड़ भी करा करता था। क्यों? किसकी होड़ कर? यूएसए की। अगर आपको पता हो, आज भी रक्षा बजट जो सोवियत यूएसए का जो रक्षा बजट है, जितना वो सेना पे खर्चा करता है, उतना तो भारत का बजट भी नहीं है। टोटल बजट समझ पा रहे हो कितना पैसा खर्च करता है आज 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 भी? देख लीजिए आप। और तब ये जाके उस टाइम तब, और अब देख लीजिए तो सोवियत संघ इसकी बराबरी करने की कोशिश कर, लेकिन बराबरी नहीं कर पाया। बराबरी करने के चक्कर में अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है ना, जो जो पैसा उन्होंने बराबरी में लगाना, क्या कहते हैं, होड़, आपसी होड़ में लगाना लगाना नहीं चाहिए था, उसको कहाँ लगा दिया, जो पैसा लोगों के कल्याण में लगाना चाहिए था उसको कहाँ लगा दिया, होड़ में। समझ आ गया? तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, सरकार के पास पैसा कम था। सरकार का पैसा कम होगा तो पैसा का उत्पादन के लिए पैसा भी कम लगाएगी, इंडस्ट्री भी कम खुलेगी। इंडस्ट्री कम खुलेगी मतलब कि उद्योग धंधे कम खुलेंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिले, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होता, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ती क्या होगी, गरीबी आएगी। समझ आ गया? तो मिखाइल गोर्बाचेव इसी बीच बनते हैं क्या, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव बनते हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के। अब उनको लगा कि देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सुधार तो लाने पड़ेंगे। तो उन्होंने को महसूस हुआ कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, उसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें देखा कि वो अमेरिका से पिछड़ते जा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने उन्होंने सोचा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सुधार लाने पड़ेंगे। उन्हीं सुधार को दो नाम दिया गया, पुनर्रचना, पेरेनोइका, दूसरा था ग्लासनोस्ट मतलब कि खुलापन। समझ आ गया? पेरेनोइका में उन्होंने क्या करा, समझेंगे। उन्होंने क्या कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी लोकतांत्रिकरण किया, मतलब कि अब देश में चुनाव होंगे। और दूसरा जो खुलापन का मतलब यह था कि अब जो सोवियत संघ होगा, जो पहले पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं करा करता था, अब पूर्व के देशों के साथ भी, पश्चिमी के देशों के साथ भी व्यापार करेगा। मतलब कि अमेरिका के से संपर्क करना, पूंजीवादी समर्थक जो थे उनके साथ भी करेगा। समझ आ गया? समझे? उनसे बातचीत की। अब इसके आंतरिक प्रभाव भी हुए, बाहरी प्रभाव भी हुए। आंतरिक प्रभाव कहते हैं, बाहरी प्रभाव कहते हैं, उसको समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ने वाले मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में आराम से। ठीक है, थोड़ा सा और कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के मुंह में तो जो सोवियत संघ के जो देश थे वो भी, सोवियत संघ के अंदर क्या हुआ, लोकतांत्रिकरण हुआ। देखा कि चुनाव हुए, ठीक है ना, चुनाव होते हैं और इसी बीच क्या होता है, लोगों को स्वाद मिल जाता है किस चीज का, स्वतंत्रता का। पहले क्या होती थी, लोक सरकार के बारे में नहीं बोलते थे। जैसे ही लोकतांत्रिकरण हुआ, डेमोक्राइजेशन हुआ, तो क्या हुआ, लोगों को पता चला कि यार ये तो बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी तो अच्छी है। समझा गया? जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम था। तो सरकार ने क्या करा अपना, तो लोगों को क्या लगने लग गया कि हाँ यार डेमोक्रेसी अच्छी है और पूंजीवाद भी अच्छा है, कैपिटलिज्म भी अच्छा है। ठीक है, लोगों का विकास होता है इससे। अब सोवियत संघ ने बहुत से ऐसे भी काम कर रखे थे जो लोगों को बहुत बुरा लगा। क्या लगा, सोवियत संघ ने क्या कर रखा था, अपने देशों को बिल्कुल मूर्ख बना रखा था। मतलब कि ये बोल के रखा था कि हमारा जो देश है बहुत विकसित है, यूएसए से बहुत आगे है, लेकिन
क्या हुआ, जैसे ही सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि कम्युनिकेशन आया, इंटरनेट आया वहाँ पे, तो लोगों को पता लगने लग गया कि जो सोवियत संघ था क्या था, बहुत पिछड़ा हुआ है। किससे पिछड़ा हुआ है? यूएसए से। तो जो सोवियत प्रणाली के देश, समर्थक देश थे, उनके मन में संदेह आया कि यार ये जो सोवियत प्रणाली है ये क्या है, सही नहीं है। उन्होंने क्या करा, इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू करिए। इसी विद्रोह में आपके एक नाम आएगा, बोरिस येल्तसिन। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया इतना? अब सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा 25 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ये क्या है उसको हम लेते हैं धीरे धीरे करके। क्या हुआ, जो बोरिस येल्तसिन था उसने क्या करा, इसका नेतृत्व में ये चुनाव, अभी क्या हुआ मैं आपको एक चीज बताती क्या, चुनाव हुए, ठीक है। कब? मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन सा करा था, पुनर्रचना पेरेनोइका के तहत क्या किया था, चुनाव किया था। वन पार्टी सिस्टम की जगह मल्टीपल पार्टी सिस्टम लाया, चुनाव हुए। तो क्या हुआ, जो लीडर था उसमें एक बहुत बड़ा लीडर था, कौन जीता? पहला इंसान था जो चुनाव जीता, इलेक्टेड हुआ, वो था आपका कौन, वो आपका था नाम भूल गया, बोरिस येल्तसिन। समझ आ गया? अब बोरिस येल्तसिन आगे जाके बहुत बड़ा नेता बन गया, और जैसे आगे नेता बन गया तो लोग जो और उन्होंने क्या करा, रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेतृत्व में सोवियत संघ से अलग होने की समाप्ति कर दी, ठीक है। रूस के लोग थे, यूक्रेन के लोग थे, बेलारूस के लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, बोरिस येल्तसिन को बुलाया और उन्होंने बोला एक काम कीजिए, आप अलग होने की घोषणा, हम अलग होना चाहते हैं। और बोरिस येल्तसिन ने, बहुत बड़ा लीडर था, उसकी बात सब सुना करते थे। धीरे धीरे करके क्या हुआ, सोवियत संघ के जितने भी देश थे वो सोवियत संघ से टूटना शुरू हो गए। समझ आ गया? और 1991 में जाकर 25 दिसंबर 1991 में जाकर ये घटना संपन्न हुई। समझ आ गया? इतना काफ़ी है, ठीक है। देख लेते हैं टाइम कितना हो रहा है, टाइम देखते हैं। टाइम अभी मेरे जाए रात सुबह के 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? चलो ठीक है, समझ आ गया आपको? यस यस यस, 42 घंटे अभी तो टाइम है यार, 1 घंटा देखते हैं थोड़ा सा, 5-10 मिनट बचते हैं, 15 मिनट बच्चे तो क्लास खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? अब थोड़ा इसको भी कर लेते हैं। मिखाइल Gorbachev became the Secretary General of the Communist Party in the 1985 to reform the ailing system and to keep up with the change in technology। मतलब अगर आपको टेक्नोलॉजी करना है, सुधार करना है, तो उसके लिए आपको पश्चिम के देशों मतलब कि वेस्ट से मदद की सहायता करनी होगी। इसलिए क्या करा, इसने रिफॉर्म्स किए, ठीक है। He wanted to normalize relationship with West, और इसके लिए उन्हें क्या करना, उसने क्या करा, नॉर्मलाइज किए रिलेशन जो पहले बिगड़े हुए थे, ठीक है ना। एंड डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन को डेमोक्रेटाइज किया और उनमें रिफॉर्म्स भी किए। गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवेन द प्रोटेक्ट व्हेन डिस्टर्बेंस ऑक्योर्ड इन द कम्युनिस्ट रीजन इन यूरोप। जब यूरोप के अंदर मतलब कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर क्या हो रहा था, जब क्या कहते हैं क्या हो रही थी, डिस्टर्बेंस थी, मतलब कि वहाँ पे विद्रोह चल रहे थे, तो उसको दबाने की कोशिश भी नहीं की। गोर्बाचेव डिड नॉट he initiated the policies of economic and political reforms। कौन कौन से रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक और पेरेनोइक और ग्लासनोस्ट, पता ही होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से थे, उन्होंने क्या करा, वेस्ट के साथ संपर्क साधे, खुले बाजार की नीति अपनाई, ठीक है। दूसरा कहता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या करा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ने कुछ नहीं करा क्या, उसके अंदर उसने क्या करा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर उसने वन पार्टी सिस्टम से मल्टीपल पार्टी सिस्टम, मतलब कि चुनाव करवाए, इलेक्शन कराए। समझ आ गया? आपको places in 1991 encouraged by Communist Party headliners, Boris Yeltsin became the first elected leaders of Russia। अब क्या हो, बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे और इसी बीच में चुनाव होते हैं, ठीक है। और विद्रोह हो रहे थे, तख्ता पलट की कोशिश भी की गई। बोरिस जो मिखाइल गोर्बाचेव था उसको हटाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा संपन्न नहीं हो पाया। इसी बीच चुनाव हुए, कौन जीता, बोरिस येल्तसिन। और बोरिस येल्तसिन बहुत ही प्रमुख नेता के रूप में आगे जाके बना। समझ आ गया? पावर शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलाइज कंट्रोल टू रिपब्लिक्स इन द यूरोपियन पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। मतलब कहने का मतलब अब जो सोवियत संघ के अन्य दोस्त थे वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोवियत संघ की बात मानना मना कर दिया। बोलेंगे आप कौन हो जी,
हम सोवरन है, वी आर द सोवरन, वी विल नॉट and we will not accept any kind of command from you because we are sovereign. हम अपने पैरों पर खड़े हैं, संप्रभु हैं, और we will not tolerate any kind of intervene in our system. समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं. in December, समझ आ गया आपको? आगे बढ़े. In December 1991, under the leadership at Boris Yeltsin, रशियन, यूक्रेन एंड बेलारूस, देख लेते हैं. In December 1991, under the leadership of the Boris Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of the USSR declared that the Soviet Union were disbanded. ठीक है ना? अब ठीक है ना? समझ आ गया? द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वाज बैंड, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया. कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज अ बेसिक ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स. जितने भी सोवियत यूनियन के जो टूटे देश थे, सोवियत संघ के टूटे देश 15 देश थे, टूटे थे. ठीक है, समझ आ गया? उन्होंने क्या करा? कैपिटलिज्म को अपनाया और डेमोक्रेसी को अपनाया. उन्हें पता है कि कैपिटलिज्म से क्या होता है? अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचता है, और डेमोक्रेसी से क्या होता है? लोगों को, नागरिकों को लाभ पहुंचता है. समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ये थोड़ा सा ये आपका देख रहे टाइमलाइंस है, देख लीजिए. 1985 में मार्च में मिखाइल गोर्बाचेव उन्होंने अपॉइंट किया बोरिस येल्त्सिन को एज द हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. ये थोड़ी टाइमलाइन से इसको समझेंगे. ठीक है, समझ आ गया? ये था ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा, पीडीएफ पे डाल दूंगा. ठीक है, टाइमलाइंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. सितंबर में क्या होता है आपका? ये हो गया आपको ये हो गया आपका. इसको थोड़ा समझ लेते हैं. आपका कहाँ गया? कॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ सोवियत सिस्टम. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. और एंड में आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है. ठीक है, वो ज़रूर देखिएगा. ठीक है, अब देखो, आपको ये जो एक्सेस मिल रहा है, जो 2-4 दिन क्लासेस चलेगी आपकी, फ्री चलने वाली है, डेमो क्लासेस हो रही है तो छवि आ जाएगी. ठीक है ना? अगर आपको फुल एक्सेस चाहिए तो आपके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. काम क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, उसको समझते हैं. उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जी? हाँ, ठीक है, देखो, आपको कुछ नहीं करना है. ओनली मैं आपको बताता हूँ वो करना है क्या है. कहाँ गया आपका? कहाँ गया? 1 मिनट सर, 1 मिनट. ठीक है, आपको यहाँ आना है. ठीक है, ये है मेरा आपको समझ दिखा. QR कोड है पेटीएम का, आपको इस पर करनी है ओनली 201 की पेमेंट, 201 की पेमेंट करनी है. 201 की जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा? 201 की पेमेंट करने के साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी. अब वो फैसिलिटीज़ क्या है उसको समझ लेते हैं कि किस फैसिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ आपसे. ठीक है, वो समझ लीजिए. पहले आपको क्या मिलेगा? जैसे क्लास खत्म होगी आपको PDF मिलेगा. ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको, मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे. ठीक है, हैंड रिटन बोलेंगे, कहने बात है, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी आपको मिलेंगे. ठीक है, अभी तो मैं पेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्लासेस के लिए, लेकिन एंड में जाके मैं पेन का यूज़ भी करूँगा, टेंशन मत लीजिए. कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन. क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ये है, कहना मतलब ये है कि एक ही तैयारी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, भटकने की कोई जरूरत नहीं है. कभी इधर जाइए, कभी इधर जाइए, दोस्त के पास ये बुक लीजिए, वो लिख लीजिए, जो करा रहा हूँ उसको सुनते रहिए, उसके नोट्स बना लीजिए. नोट्स नहीं तो जो PPT हो रहा है उसकी बार रिविजन कीजिए, काफ़ी रहेगा. ठीक है, माइंड मैप. व्हाट डज इट मीन बाय माइंड मैप? माइंड मैप का मतलब ये है कि जब क्लास खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आपको एंड में एक ट्री टाइप माइंड मैप की तरफ पिक्चरल डाटा सेट किया जाएगा, जिससे क्या हो, आपका दिमाग क्या हो, उस चीज को अडेप्ट कर ले जल्दी, आपको आप भूल ना जाओ. क्योंकि जो पिक्चर्स होती है हमें याद रहती है, ना कि किसी वर्ड से. रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे. रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब ये फुल एक्सेस मिलेगा. रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब ये है कि आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है. इधर जाइए, उधर जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे. ठीक है, कान में लीड लगाए, चाचा के यहाँ बैठे, चाची के यहाँ बैठे, कहीं भी बैठे, आपको वो एक्सेस मिल जाएगा.
वन टाइम पेमेंट करनी है। वन टाइम पेमेंट का मतलब ये कि आपको हर महीने 201 नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। एक बार पेमेंट करनी है 201 और आपको क्या मिल जाएगा, फुल टाइम एक्सेस मिल जाएगा। और आप चाहे जब तक आपके एग्जाम नहीं होते मैं आपके पर्सनल गाइडेंस दूंगा, ठीक है, नीचे लिखा हुआ पर्सनल गाइडेंस, मतलब भी हाँ जब तक एग्जाम नहीं हुआ पर्सनल गाइडेंस मिलती रहेगी। नंबर भी प्रोवाइड करा जाएगा मेरा, अगर कोई दिक्कत हो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है। अब भाई आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए तो वो भी समझ लेते हैं। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने ग्रेजुएशन किया कहाँ से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने पीजी किया पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किया नहीं है, मेरा परस्यू है मास्टर्स इन हिस्ट्री, मास्टर्स इन हिस्ट्री, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है मुझे पढ़ाने का, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और जितना मैंने पढ़ाया है शायद आपको अच्छी तरीके से समझ आया, शायद नहीं 110% समझ आया होगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेथड आपको बता ही दिया है। और आपको क्या करना है, अब आपको पेमेंट कैसे करनी है वो भी समझ लीजिए, क्या है वो प्रोसीजर क्या है। भाई आपको करनी है पेमेंट किस पे, ये सामने QR कोड पे नंबर है मेरा 92780326, 92780326 पे पेमेंट करके आपको अपन स्क्रीनशॉट भेजना है जो आपको पेमेंट करिए। उसको पेमेंट करने के बाद आपको करना है, आपको वो नंबर देना है जो आपको व्हाट्सएप आपको ग्रुप के अंदर ऐड करना है, ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन है सबकी सब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, रब रखा, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।